नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लेटेस्ट जजमेंट विद एडवोकेट परेश पुराणिक। दरअसल जिस पिता को अपनी बेटी से मिलने तक की परमिशन नहीं थी, उसी पिता ने अदालत से कहा कि मेरी बेटी का एक मानसिक परीक्षण करवाइए, एक साइकोलॉजिकल टेस्ट कराइए। लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो जजों ने एक ऐसा सवाल पूछा जिसने इस पूरे केस की दिशा बदल कर रख दी। क्या एक बच्ची जो पहले से ही एक यौन शोषण के पीड़िता होने का दावा कर रही है, उसे बार बार मनोवैज्ञानिक जांचों से गुजरने के लिए मजबूर किया जा सकता है? और इसी सवाल ने भारत में पॉस्को मामले और जो चाइल्ड कस्टडी डिस्प्यूट्स है उसके लिए एक लैंडमार्क जजमेंट ये साबित होने जा रहा है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है काफ़ी समय पहले। दो लोगों की शादी होती है, कुछ साल बाद उनके घर में एक बेटी का जन्म होता है। परिवार अमेरिका में रह रहा था और बाहर से सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन पत्नी का आरोप था कि पति ने न केवल उसके साथ हिंसा करता था बल्कि अपनी छोटी बेटी के साथ भी उसने सेक्सुअल ऑफेंस किया है। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पत्नी बेटी को लेकर वापस भारत आ गई। फिर शुरू हुई एक कानूनी लड़ाई, तलाक का केस, घरेलू हिंसा का केस, बेटी की कस्टडी का विवाद और बाद में पॉस्को एक्ट के तहत गंभीर आपराधिक मामला। फैमिली कोर्ट ने क्या कहा? पिता ने फैमिली कोर्ट से कहा कि मुझे मेरी बेटी से दोबारा जोड़ने के लिए एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट नियुक्त किया जाए। उसका तर्क ये था कि बच्ची उससे दूर हो चुकी है और उसकी मानसिक स्थिति का मूल्यांकन होना चाहिए। लेकिन फैमिली कोर्ट ने यह मांग खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि बच्ची पहले से ही थेरेपी ले रही है, पॉक्सो के गंभीर आरोप ऑलरेडी पेंडिंग है, बच्ची को और अधिक मानसिक दबाव में डालना उचित नहीं होगा और फिलहाल ऐसा कोई बदलाव नहीं हुआ है जिससे नई जांच जो है वो ज़रूरी लगे। इसलिए अदालत ने जो साइकोलॉजिस्ट के एवेल्यूएशन की अनुमति नहीं दी, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की। मामला हाईकोर्ट पूछता है क्योंकि पिता ने हार नहीं मानी। वह बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट का आदेश आंशिक रूप से बदल दिया। कोर्ट ने कहा कि एक स्वतंत्र चाइल्ड साइकोलॉजी एक्सपर्ट नियुक्त किया जाए, लेकिन यहीं से विवाद और बढ़ गया क्योंकि कुछ समय बाद हाईकोर्ट ने अपने ही आदेश में संशोधन कर दिया। अब एक विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट की जगह 4 विशेषज्ञों का पैनल बना दिया और इस पैनल में भारत और विदेश के कई जो विशेषज्ञ थे उनको भी शामिल किया गया। हालांकि माँ ने इसका विरोध किया। उसका कहना था कि मेरी बेटी पहले से ही काफ़ी ज़्यादा मानसिक आघात झेल रही है और उसे बार बार अलग अलग विशेषज्ञों के सामने ले जाना उसके लिए एक नया ट्रॉमा क्रिएट करेगा। मामला फिर पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट में। अब यहाँ पर सवाल जो था उसकी कस्टडी का नहीं था। सवाल ये था कि क्या अदालतें ऐसे मामले में बच्चे को बार बार मानसिक परीक्षण के लिए भेज सकती है, और यदि भेज सकती है तो उसकी सीमा क्या होगी। पिता की दलील ये थी कि पॉक्सो के आरोप जो है वो झूठे हैं। माँ बच्ची को मेरे खिलाफ भड़का रही है, बच्ची मुझसे दूर हो गई है और विशेषज्ञों की मदद से यह पता चल सकता है कि वास्तविक स्थिति क्या है। उसने पेरेंटल एलिनेशन और फॉल्स मनी क्रिएशन जैसे सिद्धांतों का भी सहारा लिया। उसका कहना था कि संभव है कि बच्ची के मन में मेरे खिलाफ गलत धारणा विकसित की गई है। माँ की ये दलील थी। वहीं दूसरी ओर कि बच्ची पहले ही कई ऐसी एजेंसीज, पुलिस अधिकारी और विशेषज्ञों से ऑलरेडी बात कर चुकी। पॉक्सो का मुकदमा अभी चल रहा है और बार बार मानसिक परीक्षण से बच्ची को फिर से वही दर्द और यातना झेलनी पड़ती। यह उसके मानसिक सुरक्षा के खिलाफ होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद बड़ी टिप्पणी की। उनका यह कहना था कि पॉक्सो एक केवल अपराधों को दंडित करने वाला कानून नहीं है। इस कानून का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ये भी है कि बच्चा न्यायिक जो प्रक्रिया है उसके दौरान मानसिक पीड़ा का शिकार न हो। कोर्ट ने कहा कि यदि कोई बच्चा पहले से ही सेक्सुअल ऑफेंस का आरोप लगा रहा है तो बार बार कानूनी या साइकोलॉजिस्ट की जो प्रोसेस होती है उससे गुजरने से वो उसके लिए मेंटल ट्रॉमा और क्रिएट कर सकता है। वो ऐसा करने के लिए मजबूर करना जो है वो उसके लिए एक और नया ट्रॉमा क्रिएट कर सकता है। कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, कि जो पॉक्सो एक्ट की कई धाराओं का यहाँ पर उल्लेख किया, जैसे सेक्शन 24 में उनका एक कहना था कि बच्चे का बयान चाइल्ड फ्रेंडली तरीके से लिया जाना चाहिए। वहीं सेक्शन 33 सबसेक्शन 5 में बच्चे को बार बार गवाही देने के लिए नहीं बुलाना चाहिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे उन सेक्शंस का जिक्र कर रहा है जहाँ पर यदि पॉक्सो के अंतर्गत मामला दर्ज है तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जो खुद एक्ट ने कहा है। जैसे एक और धारा थी सेक्शन 36 जिसमें बच्ची को आरोपी के सामने अनावश्यक रूप से नहीं लाना चाहिए, और सेक्शन 39 ये कहता है कि बच्ची की गरिमा और उसके मानसिक सुरक्षा जो है वो सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।
कोर्ट ने कहा कि इन सभी प्रावधानों का मूल सिद्धांत है मिनिमम एक्सपोजर, यानी कि बच्चे को जितना कम संभव हो उतना ही न्यायिक प्रक्रिया में शामिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने एक और इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन यहाँ पर दिया। कोर्ट ने कहा कि बच्चा कोई एविडेंस प्रोड्यूसिंग मशीन नहीं है, उसे केवल इसलिए बार बार विशेषज्ञों के सामने नहीं भेजा जा सकता क्योंकि माता पिता आपस में लड़ रहे हैं। न्याय व्यवस्था का उद्देश्य बच्चे को सुरक्षित रखना है, ना कि उसे लगातार जांच के दायरे में रखना। पेरेंटल एलिनेशन पर कोर्ट ने ये कहा कि देखिए, ये एक सिंड्रोम है जो कोई मेडिकल बीमारी या फिर निश्चित डायग्नोसिस नहीं है। अदालतों का केवल यह देखना चाहिए कि क्या वास्तव में कोई पेरेंट बच्चे को दूसरे पेरेंट के खिलाफ प्रभावित कर रहा है क्या। सिर्फ सिद्धांतों या लेबल के आधार पर किसी माता पिता को आप दोषी नहीं ठहरा सकते। और हाई कोर्ट ने क्या गलती की, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी मेंशन किया कि एक विशेषज्ञ जो है वो क्यों पर्याप्त नहीं था, क्योंकि 4 बार ऐसा किया गया। 4 विशेषज्ञों की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ी, इससे बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा और पुनः मानसिक आघात या खतरा कैसे रोका जाएगा, यह हाई कोर्ट ने नहीं बताया। कोर्ट ने कहा कि इन सवालों का उत्तर दे बिना मल्टी लेयर्ड या मल्टी लेवल साइकोलॉजिकल एवोल्यूशन का आदेश देना कहीं से भी उचित नहीं था, जस्टिफाइड नहीं था। और सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ये वर्डिक्ट दिया कि उन्होंने हाई कोर्ट के आदेश को उसमें संशोधन किया, मॉडिफिकेशन किया। कोर्ट ने ये ऑर्डर किया कि पहले माता पिता की साइकोलॉजिकल असेसमेंट की जाए। दूसरा, कोर्ट द्वारा नियुक्त साइकोलॉजिस्ट और चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट से बात करें जो पहले ही बच्ची का इलाज कर रहा है। उस रिपोर्ट के आधार पर फैमिली कोर्ट तय करे कि बच्ची को नया साइकोलॉजिकल असेसमेंट वास्तव में उसको इसकी ज़रूरत है या नहीं। और चौथा, यदि असेसमेंट आवश्यक हो भी तो केवल स्वतंत्र विशेषज्ञ द्वारा ही किया जाए, न्यूनतम बातचीत हो उससे और बच्चे की मानसिक स्थिति को नुकसान न पहुँचे। और इस फैसले का जो असली महत्व है, ये दरअसल केवल उस परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि अब अदालतों को ये भी याद रखना होगा कि चाइल्ड वेलफेयर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन पेरेंट्स राइट। और यदि किसी बच्चे की मानसिक सुरक्षा या माता पिता के अधिकारों में टकराव हो तो प्राथमिकता हमेशा बच्चे की भलाई को दी जाएगी। जिस केस को भी हमने डिस्कस किया, ये था शीतल वसंत ठाकुर वर्सेस चिराग अरोरा। सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच के द्वारा डिसाइड किया गया है। जजमेंट की डेट 11 जून 2026 है। और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर यह स्पष्ट किया है कि पॉक्सो मामले में बच्चे की गरिमा, उसकी मानसिक सुरक्षा और उसका जो इमोशनल वेलफेयर है वो सर्वोच्च है। लास्ट में आप सोचिए कि यदि कोई बच्चा पहले से ही परिवार टूटने का दर्द झेल रहा है और उस पर यदि सेक्सुअल ऑफेंस भी उसके साथ हो गया है, तो क्या अदालत को सच की तलाश में बार बार उसको उस मानसिक जांचों से गुजरने देना चाहिए या फिर बच्चे की मानसिक सुरक्षा को सबसे ऊपर रखना चाहिए? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।